यार, आशा करते हैं सब अब अच्छे हैं और होनी भी चाहिए। नवरात्रि दुर्गा माँ की ब्लेसिंग जो है सबके साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है प्रतिशोध बाय मनोज। ये एक नोवेल है और आज इसकी पहली लेसन एंड दैट इज़ पहली मुलाकात। आपकी, हमारी, सबकी इस कहानी से पहली मुलाकात और लेसन भी है पहली मुलाकात। तो थोड़ी समरी पे बताता हूँ दोस्तों। ये कहानी फिक्शनल है। लाइक गर्ल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लड़की जो है वो दूसरी दुनिया से है और लड़का जो हम जिस जिन दुनिया में जी रहे हैं ये वाली दुनिया से है। तो इन्जॉय करिएगा और आपकी भी कोई विश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और डायरेक्ट पे मैसेज करिएगा। तो अगली कहानी आपके नाम से हो सकती है। हर एक दिन आपको एक पार्ट मिलेगी। तो आज पहली लेसन प्रतिशोध की पार्ट 1.1 आपके लिए ला रहे हैं, तो इन्जॉय करिए। चैप्टर 1, पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है मीरपुर राज्य के राजकुमार वीर सिंह अपने घोड़ा लेकर हवा से बातें करते हुए, अपनी जुल्फों को हवा में लहराते हुए, नीली आंखें जो हवा की प्रभाव के कारण से छोटी पड़ गई थी, और अपनी होठों को दांतों पर दबाते हुए, मानो जैसे उन्हें कहीं वक्त से पहुंचना है, वो इस तेजी से अपने घोड़े के साथ दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद वह एक लकड़ी से बने हुए घर पे पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने अपनी नज़रें चारों ओर फैलाया, पर कोई नज़र नहीं आने पर उन्होंने आवाज़ लगाया, कर्ण, कर्ण। उनकी आवाज़ से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वहाँ पास के पेड़ में बैठे पंछियाँ हवा पर उड़ने लगे। कुछ देर बाद उस कोठी से एक सुंदर कन्या बाहर आई, परंतु उसकी सुंदरता उसकी साधारण कपड़े से थोड़ी छिपी हुई थी। ले और वो कुछ कहती उससे पहले ही राजकुमार ने उनसे कहा, सेला, तुम्हारा भाई कर्ण कहाँ है? वो नदी पर गए हैं, राजकुमार शर्माते हुए उस लड़की ने कहा। एक क्षण भी इंतजार ना करते हुए अववीर घोड़े अपने घोड़े से उतरकर नदी की ओर चल पड़े, और जैसे ही वह नदी पहुंचे उन्होंने वहां फिर से आवाज लगाया, कर्ण, कर्ण। लेकिन इस बार भी मानो वहां सिर्फ सन्नाटा के अलावा कुछ नहीं था। कुछ पल बाद उस शांत जगह पे उसका दोस्त कर्ण पानी से बाहर आ रहा था। कर्ण एक मामूली कारीगर होते हुए भी उसकी सुंदरता हर नौजवान को टक्कर दे सकती थी। चेहरे पर तेज और सुंदर काया का धनी कर्ण, जिसके बदन के ऊपर लगा नदी का पानी उस पे चमकती सुबह सूरज की किरण मानो जैसे मोतियों की तरह बिखर रही थी। कर्ण नदी से बाहर आया, वीर के निकट जाकर उससे कहा, लगता है तुम आज समय से पहले ही आ गए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है आज तुम समय के पीछे चल रहे हो मित्र, वीर शांत लहज में कहता है। वीर की बात सुनते ही कर्ण अपने कपड़े पहन चुका था। तो अब चले, ये कहते हुए कर्ण वीर के साथ नदी के तट पर से उसके घर के ओर चल दिया। वो दोनों दोस्त
जब कर्ण के घर के आगे पहुंचे तो देखते हैं कि शैला अभी भी वहीं खड़ी है और उसकी नजरें वीर के ऊपर थी, जो बस उसे ही देखे जा रही थी। शैला को देखकर कर्ण ने उससे अपने गीले बाल पोंछने के लिए कपड़े मांगा, लेकिन शैला उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस वीर के ख्वाबों में खोई मदहोश खड़ी थी और कर्ण हैरानी के साथ बस उसे ही देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब इसे क्या हुआ। कर्ण अपनी बहन शैला के पास जाता है, उसे हिलाते हुए कहता है, कहाँ खो गई। कर्ण के हिलाने से शैला अपनी ख्वाबों से बाहर आई। वह हड़बड़ाहट में बिना कुछ बोले ही घर के अंदर चली गई। शैला के अंदर जाने के बाद कर्ण ने वीर से कहा, क्या करूं मैं इसका, शादी करवा दो इसकी। वीर ने कर्ण से सुझाव देते हुए कहा, कौन करेगा इस वावली से शादी। कर्ण सोचते हुए अपनी बात पूरा करता है, कोई इसका जैसा ही बावला। वीर ये कहकर फिर दोनों ही हंसने लगते हैं, लेकिन वीर ने अपनी हंसी पर लगाम लगाते हुए कर्ण से कहा, अब जल्दी करो मित्रा, हमें शिकार के लिए देर हो रही है। हाँ चलो, मैंने कब तुम्हें रोका, तुम खुद ही मुझे अपनी बातों में उलझाकर समय बर्बाद करने की कार्य कर रहे हो। कर्ण की इस बात पर वीर ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, अब इतना भोला भी मत बनो कि झूठ का सहारा लेना पड़े। मुझे तो लगता है आज तुम पहले ही शर्त को हारते देख शिकार पर ना जाने का बहाना बना रहे हो। वीर ने बात सुनकर कर्ण हैरान हो जाता है। वीर की ये बात सुनकर कर्ण हैरान हो जाता है। वह वीर की ओर देखा और कहा, अच्छा ये बात, चलो अब शीघ्र इसका फैसला शिकार से होगा। ये कहकर कर्ण अपने घोड़े को लाने के लिए अपने घर के पीछे गया। घोड़े के साथ वीर के सामने आया। कर्ण ने अपने घर के द्वार के पास रखे 2 धनुष बाण के जोड़े को उठाकर वीर से कहा, इनमें से कौन सा जोड़ा चाहिए तुम्हें, कोई भी जो तुम्हें मात दे दे। क्या स्वप्न में, ये कहकर कर्ण ने वीर की ओर मुस्कुराया और अपने हाथों से एक जोड़ा को वीर की ओर फेंका। धनुष बाण को अपनी ओर हवा में आते देख वीर ने फुर्ती दिखाई और हवा में ही धनुष बाण को पकड़ लिया और अगले ही पल वह अपने घोड़े पर सवार हो गया और उसे देख कर्ण भी अपने घोड़े पर चढ़ गया। इसके बाद कर्ण ने अपनी बहन शैला को आवाज देते हुए कहा, हम शिकार के लिए जा रहे हैं शैला, दोपहर तक हम वापस लौट आएंगे। ये सुनकर शैला ने घर के अंदर से ही आवाज देते हुए कहा, ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर रखूंगी। इसके बाद वीर और कर्ण अपनी शिकार के लिए निकल गए। वो जैसे ही जंगल पहुंचे, जंगल दिखने में जितना शांत उतना ही घना और उतना ही डरावना था। अंदर वहाँ रहते हुए जंगली पशुएं, जिन्होंने जंगल को अपना आश्रय बनाकर बैठा हुआ था, कई बार शिकार करने आए शिकारियों को अपना भोजन बनाया था। लेकिन वीर और कर्ण तो खुद उसका शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। जंगल मीरपुर राज्य की उत्तरी सीमा पर मौजूद था, जो उसके पड़ोसी राज्य नागभूमि का छोर भी था। इसी के चलते इस जंगल में जंगली पशुओं के साथ साथ नागभूमि के सैनिक का भी खतरा मंडराता था। इसका एक कारण वीर और कर्ण का शिकार का तलाश में नागभूमि का सीमा के करीब आना भी था। वह दोनों शिकार की तलाश में बहुत अंदर तक आ चुके थे।
वीर और कर्ण ने एक सुरक्षित जगह देखकर अपने घोड़े से उतरे, घोड़े की लगाम लगाया एक पेड़ पे और उसके बाद वो दोनों पैदल ही निकले शिकार की तलाश में। जैसे ही वह आगे बढ़ रहे थे उन्हें वहां कुछ महसूस होने लगा और उन्होंने किसी की मौजूदगी महसूस की और झाड़ियों पे दिख रहा था कुछ चीज़ें वहाँ पर, जैसे मानो कोई जानवर इधर से उधर टहल रही थी। उन्हें वहाँ हिलाहट दिखाई दे रही थी। उन्होंने छिपकर वहाँ जाकर देखा तो एक शख्स जिसने अपने शरीर पर काले रंग का चोला पहना हुआ था और उस चोले ने उस शख्स के शरीर के पूरी तरह से ढका हुआ था और वह अभ्यास कर रहा था। वह चुपके से वहां बैठकर झाड़ियों के पीछे से देखने लगे तो उन्हें दिखाई देता है वो चोला धारक के निचला हिस्सा, उनके चेहरे का निचला हिस्सा जो कि मुलायम और गुलाबी रंग के होठों को ढक रहे थे। और इतना देखकर ही वीर और कर्ण ने अनुमान लगाया कि वह एक औरत है जो अपने हाथों से लाल रंग की ऊर्जा उत्पन्न करते हुए अपनी शक्तियों के साथ अभ्यास कर रही थी। उसके अभ्यास करने की क्षमता वीर और कर्ण की सोच से परे थी। वह दोनों अचंभित होकर झाड़ियों में छुपकर उस लड़की को अभ्यास के ध्यान से देख रहे थे। तभी वह कन्या अपने अभ्यास को रोकते हुए उन झाड़ियों की ओर देखती है जहां पर वीर और कर्ण चुपकर उसे देख रहे थे। शायद उसे इस बात की अभ्यास हो चुका था, कोई उसे चुपकर देख रहा है। वह अपने हाथों से चमकती हुई लाल रोशनी उत्पन्न करती है और जहां पर वीर और कर्ण छुपे थे वहां उस रोशनी से हमला करती है। अपने ऊपर हमला होते देख वीर और कर्ण लुढ़कते हुए झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि झाड़ी आग में तब्दील हो गई। अब वह तीनों एक दूसरे के सामने थे। वीर और कर्ण बस उस कन्या को देखे जा रहे थे। हमले से दोनों को उसकी शक्ति का अभ्यास हो चुका था और उसके चेहरे अब तक उनसे छुपा था। कर्ण उसकी इस हरकत से गुस्से में था। वह अपनी धनुष में वाण को पिरोता है और उस कन्या पर हमला करते हुए बाण को उसकी ओर छोड़ता है। वर्ण उसके चेहरे पर ढके कपड़े को चीरते हुए उन दोनों के सामने उस कन्या का चेहरा को ला देता है। गोरे रंग, बड़ी बड़ी नसीली कजरारी आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, लंबी गर्दन और सुलझे बाल जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। एक बेहद सुंदर कन्या वीर और कर्ण के सामने थी जिसके वस्त्र पर लगे इत्तर की खुशबू वीर और कर्ण तक पहुंच रही थी, जिसकी सुगंध पाकर वीर मदहोश हो चुका था। उसके मखमली चालों से उस कन्या का उभरा हुआ शरीर उसके यौवन को दर्शा रहा था। कर्ण की इस हरकत से उस कन्या का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था, लेकिन गुस्से में भी उसकी सुंदरता कहर ढा रही थी। वीर उसके रूप से प्रभावित था और वह सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखे जा रहा था। अब लेकिन कर्ण गुस्से में था। वह दोबारा और एक बाण उसने अपने धनुष पर लगाया और दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था।
लड़की ने यह देख वह भी और क्रोधित हो गई और हमले के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन वीर ने इशारा करते हुए उससे कहा, रुको रुको, हम आपके दुश्मन नहीं सुंदरी, जो आप हमारे ऊपर हमला करने की सोच रही हो। तुम कौन हो जो हमें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर वह सुंदरी कन्या कुछ देर रुकी और उसने अपनी नशीली आंखों से वीर की नीली आंखों में देखा, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। वीर उसकी ओर जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाला था और उस कन्या ने उस पर हमला कर दी। इस लाल रंग की ऊर्जा की हमले को देख कर्ण वीर की ओर झपटा और उसे बचा लिया। फिर जैसे ही वह उठे तो उन्होंने देखा वो लड़की वहां नहीं थी। पल भर में ही वह कन्या वहां से उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी और दोनों बैठते ही वीर कर्ण से पूछता है, तुम ठीक तो हो? कर्ण आश्चर्य होकर कहता है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? तो वीर कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? तो कर्ण कहता है कि अभी अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम आज यहाँ जीवित नहीं बैठे होते। बस अब कर्ण देख रहा था कि वीर की आंखों पे दीवानापन छाया हुआ था। वह उस लड़की की जाल में पड़ चुका था। तब कर्ण उससे कहता है कि तुम अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हो और तुम्हें देखकर यह लग रहा है कि तुम इस चुड़ैल की मोह में बंध गए हो। वीर ने कर्ण को फिर से कहा, तुम उस चुड़ैल की मोह में बंध गए हो। वीर ने ये चुड़ैल शब्द सुनते ही कहा, उसे ठहराया और उसे टोकते हुए कहा, नहीं कर्ण, तुम उसे चुड़ैल क्यों कह रहे हो? वह शायद हमें देखकर घबरा गई थी और इसीलिए उसने हमारे ऊपर हमला किया। उसकी घबराहट तुम्हारी जान ले लेती। अगर मैं तुम्हें सही वक्त पर उसके हमले से ना बचाता तो तुम शायद ही मेरे सामने आज जिंदा होते। लेकिन वो ठीक है जिसकी शक्तियाँ असाधारण थी, वीर सोचते हुए कर्ण से कहता है। कर्ण ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर जमीन से अपना और उसका धनुष उठाया और उससे कहा, अब शायद हमें घर चलना चाहिए। शिकार के बारे में सोचना अब बेकार है। इसके बाद वो दोनों अपने घोड़े पर बैठे और उन्हें लेकर कर्ण के घर की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें जाते हुए वहीं पर मौजूद झाड़ियों में लाल रंग की चमकती दो आंखें उन्हें चुप कर देख रही थी, जो उसी कन्या की थी जिसका सामना कुछ देर पहले वीर और कर्ण से हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। कल फिर आएंगे पहले लेसन की दूसरी भाग के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।